शाह साहब, ये जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि एक हुकूमत का अगर किरदार देखा जाए, उनके लिए तो टफ टाइम्स शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज की अगर हम केस की बात करें, इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर एक बार फिर उंगली उठी है। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं कि अब मुतनाज़े क्यों हो जाते हैं, आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस केस को? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो वाज़ेह है कि कोई भी सियासी हुकूमत अगर वो एक मामूली से क्लर्क से लेके असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक उसका लगना जो है वो बगैर किसी की वजह नहीं हो सकता, तो आप कैसे इंडिपेंडेंट उन लोगों को जो कि एम्पावर्ड होंगे और वो फैसले करेंगे, आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं? तो ज़ाहिर बात है, इलेक्शन कमीशन का जो रिस्पॉन्स है रिटायर्ड जजेस के ऊपर, जैसे कि शायद एहतशाम साहब ये कह रहे थे कि उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ फर्क इसलिए पड़ता है कि जब एक शख्स रिटायर्ड हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि उसने अपनी एक जो सर्विस की जिंदगी की, या जब तक उनको एलिजिबली समझा जाता था कि इस तक वो क्वालिफाइड और एक्टिव है, या हम कह सकते हैं इंसेंसेस हैं, वो काम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वो काम करते रहे। जब उनकी जरूरत नहीं रही तो बाय लॉ वो रिटायर्ड हो गए, तो उसके बाद मजीद उनको दोबारा जिम्मेदारियां देना, ये मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल शायद सही डिसीजन किया सुप्रीम कोर्ट ने। कोई जरूरत नहीं, और मैं नहीं समझता कि रिटायर्ड जज के अंदर इतनी एबिलिटी और इतनी पावर होगी कि वो किसी भी चीज को रेजिस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर एक ओवरऑल मैकेनिज्म है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, पहले ही काफी ज्यादा जो है एतराजात हैं। फॉर्म 45, 47 तमाम सियासी जमातें मेरे ख्याल में जो जीती हैं वो भी उन पर एतराज कर रही हैं, जो हारी हैं वो तो वैसे भी एतराज कर ही रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्यों कराना चाहते हैं इस ट्रिब्यूनल से वो फैसले। क्या उनको कोई खौफ है? मैं तो यही समझता हूँ कि खौफ है, और उसका रीजन बड़ा वाज़ेह है कि आपके फॉर्म 45, 47 जितने कैंडिडेट्स के पास मौजूद है वो तो बड़ा विजिबल है। वो सबके पास अपना रिकॉर्ड मौजूद है। जब ये चीजें आप इसको जितना भी प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, 18 महीने 2 महीने, वो आप कर सकते हैं, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स का एक मकसद यही है कि शायद इलेक्शन कमीशन खुद भी अपने जो प्रोसेस है उसके ऊपर उसको खौफ है कि वो अपनी मर्जी के जजेस लगवाना चाहते हैं। दूसरा, हुकूमत देखिए, हुकूमत हमेशा ये चाहेगी, चाहे वो जिस तरीके से भी आई है पार्लियामेंट के अंदर। अब मेरे ख्याल में एक इलेक्टेड हुकूमत समझी जा रही है जब तक ये फॉर्म 45, 47 का डिसीजन नहीं होता। तो क्या इलेक्शन कमीशन या हुकूमत को वाकई खौफ है? चैलेंजेस तो हैं। अगर ये फॉर्म 45, 47 के डिसीजन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो जजेस करें जो कि बाकी ऑब्जेक्टिव होंगे और मेरिट पे डिसीजन होंगे, तो बहुत सारे आपके डिसीजन रिवर्ट होंगे, जैसे कि ऑलरेडी हुए भी हैं। तो ये एक बड़ा अहम इशू है। हुकूमत को खौफ बिल्कुल मैं समझता हूँ इसलिए है कि वो समझते हैं कि शायद ये डिसीजन रिवर्ट होंगे और उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर वो कंप्रोमाइज होगी। तीसरा जो आम नुकता है, पीपल्स पार्टी और एमपीएम के साथ पहले ही जो है गवर्नमेंट बाकायदा जो है वो ऑन टर्म्स नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि बजट के ऊपर इश्यूज है, एमपीएम के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे बड़े मुश्किल सूरत हाल आ रही है। और बार बार हम जो बात करते थे कि 18 से 2 महीनों से 2 साल के दरमियान अगर फॉर्म 45, 47 का रिजल्ट आना शुरू होगा, तो फिर हो सकता है कि इन हाउस चेंज भी आ जाए। जैसे कि जो पीटीआई की जो इस वक्त स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट के अंदर, अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलती है और कुछ उनके अपने लोग आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में एक और सिचुएशन बन सकती है। तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि बड़े चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ना सिर्फ ये फॉर्म 45, 47 के हवाले से, बल्कि हो सकता है कि मजीद आगे पीपल्स पार्टी भी मजीद उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करे। जी हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।